नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बड़ी दुखदाई खबर लेके आया हूँ जिसको मैं डिस्क्राइब करूँगा और जैसे जैसे मैं उसको पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आप लोगों को बड़ा दुख होगा। जब कोविड आया था तो सारे देश में ही बुरे हाल थे, लेकिन दिल्ली में तो खास बहुत बुरा हाल हुआ था। शायद हम लोग ने दिल्ली को बहुत क्लोजली देखा था, दिल्ली की खबरें ज़्यादा आई थी, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जो हुआ था उससे ज़्यादा जो बड़ी और गंदी चीज़ जो हुई थी कि हमारे जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने सिर्फ उनके पास पूरे कोविड के दौरान एक काम रहा है, केंद्र सरकार को लानतें भेजना, केंद्र सरकार पे आरोप मढ़ना, केंद्र सरकार पे उनको टारगेट करने का आरोप लगाना और दिल्ली वालों को एक तरह से ये एक इमोशनल ब्लैकमेल करना कि केंद्र सरकार उनके जीवन के साथ खेल रही है। मतलब हालत इतनी उस समय बुरी थी कि अस्पतालों में कोई बेड नहीं था, आप अस्पताल के अंदर घुस नहीं सकते थे, आपको ऑक्सीजन के नाम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे लोग जो है घरों में यूज़ होने वाले एलपीजी सिलेंडर तक लेके भाग रहे थे। जो सिलेंडर गलत लोगों के यूज़ हुए, उसके जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसके वजह से लोगों की मौतें हुई, वो एक अलग चैप्टर है। दवाएं दिल्ली शहर से गायब हो चुकी थी और ये राजधानी का हाल था। और हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ लोगों पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो आज वो बुरा दौर बीत गया, लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, बड़ा दुख उठाया। अब सीएजी ने एक रिपोर्ट इशू करी है। रिपोर्ट उन्होंने बहुत दिनों पहले बना दी थी, वो जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तभी आ गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रोक के रखा हुआ था। वो विधानसभा के पटल पर रखने नहीं दे रहे थे। उस पर भाजपा वालों ने बहुत ज़ोर लगाया, वो कोर्ट तक गए कि उसको पटल पे जो है टेबल करने दिया जाए, लेकिन उन्होंने रोक के रखा। आतिशी जी ने भी रोक के रखा, लेकिन जब उनकी सरकार गई तो अब वो टेबल हुई। अब जब वो रिपोर्ट सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दुख से। मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का पर्सनली, जो पहले जब आंदोलन के बाद वो राजनीति में आए थे, आंदोलन में थे, मैं बहुत बड़ा उनका समर्थक था। मैं रामलीला मैदान में पर्सनली जाके वहाँ पे खाना बांटा करता था। उसके बाद जो उनकी राजनीति ने यू टर्न लिया है, मैं पर्सनली उस राजनीति का कभी भी किसी भी देश में मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जो ये रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया, रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट में जो है, जो कहा गया, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इन माननीय मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या बोलूं। उसके कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूं कि किस तरह इन्होंने दिल्ली की जो हेल्थ सेगमेंट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पिछले 10 साल में तबाह कर दिया। अब मैं कोविड की बात करता हूं। जब कोविड आया था तो केंद्र ने करीबन, मैं डेटा में एकदम एग्जैक्ट नंबर में मत जाइएगा, मैं एक वो दे रहा हूं कि डेटा में मत फंसिए, आपको एक डेटा के से मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट था। केंद्र ने 790 करोड़ रुपया दिया दिल्ली सरकार को कोविड मैनेजमेंट के लिए, कि उसमें अस्पताल, टेम्परेरी स्टाफ, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ करने के लिए। इसमें से 205 करोड़ रुपया यूज ही नहीं हुआ, यानी करीबन 25% पैसा इन्होंने यूज ही नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ, हो सकता हुआ हो, वो भी हुआ हो, उसका तो अभी वो तो परत दर परत खुलेगी, लेकिन जो उन्होंने पैसा यूज नहीं कर पाए वो ये दर्शाता है कि उनके पास वो विजन ही नहीं थी कि कोविड में कैसे लोगों को सुविधाएं देनी। क्योंकि उनका काम बहुत आसानी से यह चल रहा था कि वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक ट्वीट करते थे कि केंद्र सरकार को दोष देते थे कि ऑक्सीजन मेरे पास खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और उन्होंने दिल्ली को एक तरह से पूरा भयभीत करके रखा हुआ था। अगर उनकी वो ट्वीट्स ना होती, उनके वो वीडियोस ना होते, तो शायद दिल्ली में लोग घबरा के इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों के पीछे नहीं भागे होते। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने पूरे दिल्ली को मौत के मुंह में ढकेला कि जितने गए उतने उनके लिए बड़ा दुख है, लेकिन जो बच गए वो ईश्वर की कृपा से ही बचे। जो उन्होंने, केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज के लिए 52 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से करीबन 50% खर्च नहीं हुए।
करीबन 50%, यानी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, टेम्परेरी डॉक्टर्स के लिए, टेम्परेरी वार्ड बॉयज़ के लिए जो उन्होंने पैसे दिए थे वो खर्च नहीं हुए। मेडिसिन के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए, 83 करोड़ उसमें से खर्च नहीं हुए। और आप सबको याद होगा कि उस समय वो एक दवा का नाम होता था जो मुझे हल्का से याद है, रेमडेसिवियर करके कुछ ऐसी कोई दवा होती थी, जिसकी दिल्ली में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी कि लोग उसके बिना मृत्यु के गाल में समाये। वो दवा दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने उन दवाओं का जो फंड था उसको यूज़ ही नहीं किया, वो यूज़ कर ही नहीं पाए, उनके पास वो विजन ही नहीं थी। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का हाल है। मुझे समझ में नहीं आया कि दिल्ली को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री मिलने पे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। भाई अब तो मैं ये कहूँगा दिल्ली वालों से कि हमें इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए भाई, जिसने इस तरह से देश को खतरे में, दिल्ली वासियों को खतरे में डाल दिया, उनके जीवन को खतरे में डाल दिया। अब मैं एक उसमें आगे बढ़ता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि किस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से कोलैप्स किया। उन्होंने जो वादा किया हेल्थ फैसिलिटी को लेकर कि दिल्ली को, एक उनका बहुत बड़ा एक दावा है, रादर दो दावे हैं, एक तो स्कूल का और दूसरा मोहल्ला क्लिनिक, कि ये दोनों वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट्स हैं कि दिल्ली के स्कूल्स को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया है। और दूसरा जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है, उसने दिल्ली में सारी स्वास्थ्य की समस्याएं खत्म कर दी। तो अब मैं मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में एक चीज़ ये बताता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक में हालत ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई टॉयलेट्स नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है। जो मुख्यमंत्री बिजली फ्री बांट रहे हैं वहां मोहल्ला क्लिनिकों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि डॉक्टर्स के लिए मेजें नहीं है कि वो मरीजों को देखें किस पे बैठ के, वो वहां तक वो भी नहीं है। थर्मामीटर्स नहीं है, एक पैरासिटामॉल नहीं होती है कि वो मोहल्ला क्लिनिक में किसी को दी जा सके। किस बात की मोहल्ला क्लिनिक? क्या सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट था या उसके अलावा कुछ था? जी, ये सिर्फ चुनावी स्टंट था, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का एक स्टंट था। इसके आगे कुछ नहीं था, जो सीएजी की रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया है। इसके बाद मैं बियॉन्ड एक बात करता हूं। 2016 से 2021 के बीच अरविंद केजरीवाल जी का यह दावा था कि वो करीब 32,000 बेड दिल्ली के अस्पतालों में ऐड करेंगे। मतलब इतने बेड, ये मेडिकल सिस्टम में ये एक टर्म होता है कि हम इतने बेड ऐड करेंगे। इसका मतलब कि बेड ऐड करने का मतलब ये नहीं कि बेड ऐड होंगे, मतलब उसके हिसाब से अस्पताल बनेंगे, वार्ड्स बनेंगे, उस हिसाब से डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, उस हिसाब से पैरामेडिकल अपॉइंट होगा। तो उन्होंने 32,000 बेड ऐड करने का वादा किया था और उसमें से इतने दिनों में आज तक केवल 1357 बेड ऐड कर पाए। यानी अब आप परसेंटेज शायद 3-4%, 2%, 3%, 4% के आसपास आता है। तो बाकी इनके जो वादे थे वो खोखले रहे। देखिए, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का जो प्रेशर है अस्पतालों पे सो है, इसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, इन सब जगहों से जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर थोड़ा सा नीचे है, वो लोग दिल्ली आते हैं। जिनके बच्चे, जिनके परिवार के सदस्य दिल्ली में रह रहे हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को बुला के लाते हैं कि तुम्हें दिल्ली में इलाज कराएंगे। लेकिन और दिल्ली में इलाज की हालत ये है कि पिछले 2016 यानी आज 9 साल में जो 32,000 बेड ऐड होने थे, वो सिर्फ 1357 बेड ऐड हुए, यानी 3 से 4% की ग्रोथ हुई। तो ये हालत अरविंद केजरीवाल जी ने, जो अस्पताल थे उनकी, ये स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत कर दी। 3 अस्पतालों की घोषणा शीला दीक्षित जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थी 2013 के पहले, उन्होंने 3 अस्पतालों की घोषणा करी थी। एक था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, दूसरा था बुराड़ी हॉस्पिटल, तीसरा था एमए डेंटल हॉस्पिटल। उनकी सरकार चली गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई। उन अस्पतालों का जो टारगेट कंप्लीशन टाइम था, उसमें बेहिसाब डिले हुए। डिलेज की हालत ये थी कि जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था उसमें 5 साल की देरी हुई कंप्लीट होने में, और उसमें 314 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की समझदारी का एक बानगी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। बुराड़ी हॉस्पिटल, उसको कंप्लीट होने में 6 साल से ज्यादा समय लगा और 41 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए। एमए डेंटल हॉस्पिटल, उसमें 3 साल का डिले हुआ और 26 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हुए खर्च।
अब ये इस तरह से अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 400 करोड़ रुपया 3 अस्पतालों के बनने में दिल्ली सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है ये अगले दिनों में पता लगेगा, लेकिन यह सरकार की अकर्मण्यता, सरकार के फेल्योर, गवर्नेंस में फेल्योर दिखाता है कि आपकी जो प्रीवियस सरकारों ने जो घोषणा करी थी, सारे फंड एलोकेट किए थे, सारी व्यवस्था बनाई थी, आप उसे भी पूरा नहीं कर पाए। आपने सिर्फ झूठा ढोंग नाटक, इंटरनेशनल मॉडल और वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बकवास करके आपने दिल्ली वालों को जो एक बेसिक सुविधाएं पिछली सरकारें करके गई थी वो भी नहीं दे पाए। दिल्ली के अस्पतालों में एक दुर्व्यवस्था की मैं एक और दूसरी चीज बताता हूं। दिल्ली के अस्पतालों में टोटल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज और सारे तरह के स्टाफ जो होते हैं, जितने भी तरह के टेक्नीशियंस हो गए, सब कुछ मिला के करीब 8200 पद खाली पड़े हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि ये 8200 लोग जो अस्पतालों में होते, क्या वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं हाइपोथेटिकल एज अ लेमैन में कहूँ तो शायद 8200 लोग करीब 50-60 हज़ार लोगों को टैकल कर सकने की क्षमता रखते होंगे मेडिकल टर्म में। उन सब की, इनकी जो गवर्नेंस फेल्योर रही है उसकी वजह से उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। 8200 पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में छोटी से छोटी सर्जरी के लिए एक साल का वेटिंग टाइम है कि अब 1 साल कोई सरकारी अस्पताल में सर्जरी के लिए कैसे वेट कर सकता है। या तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा या वो ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएगा कि अब जो आपकी मर्जी है वो करो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाए, लोगों की भर्तियां नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब यह हालत है। सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं। मैक्सिमम अस्पतालों के मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन्स, सीटी स्कैन की मशीनें खराब पड़ी हैं। आपको करवाना है बाहर से करवाइए, नहीं तो जाइए भगवान भरोसे, राम भरोसे। यह हालत है सरकारी अस्पतालों की। मैक्सिमम सरकारी अस्पतालों में आईसीयू, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन सप्लाई, एम्बुलेंसेस धीरे धीरे कोलैप्स कर गई हैं ही नहीं। जो थी एम्बुलेंसेस खराब खड़ी हैं। जो आईसीयूज थे, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो खराब होता गया, उसको रिपेयर करना, उसके मेंटेनेंस नहीं हुई, बंद हो गए। यानी कहने का तात्पर्य, अगर किसी अस्पताल की कैपेसिटी 100 आईसीयू बेड की थी तो वो धीरे धीरे मेंटेनेंस के अभाव में उसकी कैपेसिटी 10 की हो गई या 9 की हो गई या 20 की हो गई, 50 की हो गई। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग रहा। तो धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं, ब्लड बैंक मैक्सिमम अस्पतालों में है ही नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई है ही नहीं, बनी ही नहीं। बनी थी कोविड के टाइम में, बनाने की बात हुई थी, वो बनी तो नहीं चली या तो बनी ही नहीं। एम्बुलेंसेस खराब पड़ी हैं, उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं। कैट्स की एक सुविधा होती थी, सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज, जो दिल्ली की सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स होते थे उसको लेके, उसको मैनेज करने के लिए, ये मुझे जितना याद पड़ता है, मैं अपनी रिपोर्टिंग के टाइम पे इस पर मैंने एक स्टोरी भी करी थी, इसलिए मैंने फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ बता दिया। वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जब मदन लाल खुराना जी हुआ करते तो उन्होंने ये सर्विसेज शायद शुरू करी थी, जितना मुझे याद पड़ता है। वो जो था कि सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनको त्वरित सुविधा देने के लिए। तो कैट्स की एम्बुलेंसेज में सारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। वो सिंपल एक गाड़ी है, वो उसमें किसी को भी आप ढो सकते हैं। तो ये आज की तारीख में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रवक्ता हैं, मैं टीवी पे कई चैनलों पे बैठा था, उन लोगों के साथ मेरी बहुत तू मैं भी हुई इस बात पे। वो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार तो नहीं किया। मैं उनसे कहा कि मैं कह रहा था कि आपने डिलीवर भी तो नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं आया। तो मैंने कहा जब काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो अब आगे पता लगेगा ना कि भाई अगर आपने जो कोविड का पैसा था, अगर वो आपने जितना खर्च किया वो कहाँ खर्च किया, जब उसका हिसाब किताब मांगा जाएगा तब पता चलेगा। इससे भी बड़ा क्या आपकी सिस्टम कोलैप्स, क्या आपके लिए शर्म की बात नहीं है जो अभी आप बेशर्मी से ये बात बोल रहे हैं कि हमारे को भ्रष्टाचार का कैट्स ने, ये सीएजी ने आरोप नहीं लगाया। उसने ये कहा हमने पैसा यूज नहीं किया, उसने ये कहा कि हमारी सुविधाएं जो थी वो खराब हुई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हमारे पर। तो आज भी वो ईमानदारी का नाटक करके अपनी असफलता पे वो बड़े खुश हो रहे हैं। तो इसी तरह की और भी खबरों के साथ मैं आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जन्मभूमि टीवी की तरफ से आपको नमस्कार।